ये सी घाट फैमिली के बच्चों का जजमेंट सेरेमनी चल रहा होता है। इस सेरेमनी का मकसद यही होता है कि बच्चों की माना प्योरिटी कितनी है और उनका माना एट्रीब्यूट क्या है। इसी रिजल्ट से तय होता है कि कौन इस फैमिली के नाम के लायक है, जो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर्स और ऑरा यूजर्स के तौर पर जानी जाती है। सबसे पहले एक लड़का उस जायंट स्टोन स्वॉर्ड के सामने आता है। जैसे ही वो तलवार को छूता है, उस पर ग्रीन ऑरा चमकने लगती है, जिससे पता चलता है कि उसके पास विंड एट्रीब्यूट है और उसकी मैना प्योरिटी एवरेज से ज्यादा है। इसके बाद एक लड़की आगे आती है और इस बार तलवार ब्लू ऑरा से चमक उठती है, जो पहले से भी बेहतर होती है। ये देखते ही पूरा हॉल खुशियों से भर जाता है, क्योंकि फैमिली को एक और प्रोडिजी मिल चुका होता है। आखिर में बारी आती है रेयन की। फैमिली का पेट्रियार्क खुद उसे आगे आने के लिए बुलाता है। जैसे ही रेयन तलवार को छूता है, उस पर बस एक फेंट व्हाइट ऑरा नजर आती है, जिसे सबसे कमजोर माना जाता है। ये देखते ही बाकी लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन पेट्रियार्क सबको चुप करवा देता है और सेरेमोनी को जल्दी खत्म कर देता है। जब हॉल में सिर्फ पेट्रियार्क और उसका सर्वेंट रह जाते हैं, तभी कुछ अजीब होता है। वही जायंट स्वॉर्ड दोबारा चमक उठती है, लेकिन इस बार ब्लेजिंग गोल्डन फायर ऑरा के साथ। ये वही ऑरा होती है जो कभी सी घाट फैमिली के फाउंडर के पास थी, इतनी ताकतवर कि कुछ भी पिघला सकती है। ये नजारा खुद पेट्रियार्क को भी शॉक कर देता है और वो तय करता है कि वो रेयन पर नजर रखेगा। हालांकि पेट्रियार्क भी ये नहीं जानता कि रेयन असल में कौन है। रेयन असल में एक रिबॉर्न सबसे ताकतवर असैसिन होता है, जिसे उसके ही मास्टर ने धोखा दिया। एक ठंडी रात में शैडो ग्रुप का बेस्ट असैसिन अपने मास्टर डैरियस रॉबर्ट से मिलता है। वहां पता चलता है कि डैरियस को यह मालूम चल चुका है कि रेयन उसके कंट्रोल से बाहर निकल चुका है और वो जानना चाहता है कि ऐसा कैसे हुआ। हाउस रॉबर्ट किडनैप्ड बच्चों को इमोशनलेस असैसिन्स में बदल देता है। रेयन एक मिशन के दौरान किस्मत से उनके माइंड शैकल से आजाद हो गया था। जब रेयन पूछता है कि डैरियस को ये सब कैसे पता चला, तो डैरियस बताता है कि हर असैसिन के अंदर दो शैकल्स होते हैं, एक माइंड शैकल और दूसरा कुछ और। तभी अचानक रेयन के सीने में तेज दर्द उठता है। डैरियस दूसरे शैकल का राज खोलता है, एक रेज वर्म जो उनके बॉडीज में इम्प्लांट किया जाता है। ये एक खतरनाक कर्स होता है जो मास्टर के हुक्म देने पर अपने टारगेट का दिल तक खा सकता है। जैसे जैसे वर्म उसके दिल को खा रहा होता है, रेयन कसम खाता है कि वो कुत्ते की तरह नहीं मरेगा। वो तय करता है कि मरने से पहले डैरियस पर कम से कम एक निशान जरूर छोड़ेगा। वो जबरदस्ती खुद को संभालता है और अटैक करता है, लेकिन पल भर में उसका सिर काट दिया जाता है। इसके बावजूद डैरियस शॉक में आ जाता है। रेयन उसे घायल करने में कामयाब हो गया। डैरियस बाकी असैसिन्स को उस डेड डॉग को हटाने का हुक्म देता है और वहां से चला जाता है। रेयन की फेडिंग कॉन्शियसनेस में सिर्फ रेज जल रहा होता है, क्योंकि उसे याद आता है वो जिंदगी जो डैरियस ने उससे छीन ली। अपनी आखिरी सांस के साथ वो दुआ करता है कि कोई गॉड या डीमन उसे बदला लेने का एक मौका दे दे। उसी पल उसकी गर्दन में लटका हुआ एक ट्रिंकेट चमकने लगता है और उसके सामने एक अजीब सा स्क्रीन दिखाई देता है। वो स्क्रीन उसे बताता है कि उसे व्रैथ नाम की एक एंटिटी ने चूज कर लिया, लेकिन बदकिस्मती से इससे पहले कि व्रैथ उसके बॉडी में डिसेंड कर पाता, उसका शरीर मर जाता है और पूरा प्रोसेस बीच में ही रुक जाता है। कुछ समय बाद एक जवान औरत अपने बेबी के साथ खेल रही होती, जिसे वो प्यार से सनशाइन बुलाती है। ये नया पैदा हुआ बच्चा कोई और नहीं बल्कि रेयन होता है, जो इस औरत सिल्विया के फैमिली में रीइंकार्नेट हुआ होता है। रेयन के पास अभी भी अपनी असैसिन वाली जिंदगी की सारी मेमोरीज मौजूद होती हैं। शुरुआत में ये सब उसे बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई सपना है, लेकिन धीरे धीरे उसे मानना पड़ता है कि ये सपना ऐसा है जिससे वो जाग ही नहीं पा रहा। मजाकिया बातों में उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि हाउस का लॉर्ड अभी लौटा नहीं है, इसलिए उसका प्रॉपर नेम बाद में रखा जाएगा। उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं होता कि बच्चा उसकी हर एक बात समझ रहा है। रेयन के लिए ये बात साफ नहीं होती कि उसके जन्म के करीब 100 दिन हो चुके हैं, फिर भी नामिंग में इतना समय क्यों लग रहा है। उसे ये भी साफ समझ आ जाता है कि जिस फैमिली में उसका जन्म हुआ है वो काफी रिच और प्रेस्टिजियस है। उसके लिए ये एक बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि डैरियस से बदला लेने के लिए उसे हर पॉसिबल रिसोर्स की जरूरत पड़े। क्योंकि जन्म के बाद से वो कभी इस बिल्डिंग से बाहर नहीं गया होता, उसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है या फैमिली में उसकी पोजीशन क्या है। हालात और भी खराब तब हो जाते जब वो किसी भी टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाता। ऐसे में डैरियस से बदला लेना फिलहाल के लिए उसे साइड में रखना पड़ता है। थोड़ी देर बाद हेलेन नाम की एक मेड कमरे में दौड़ती हुई आती है और लेडी सिल्विया को बताती है कि हाउस का लॉर्ड वापस आ चुका है। सिल्विया घबरा कर तैयारी करने लगती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अगले ही पल लॉर्ड मेन डोर से अंदर आ जाता है। उस आदमी के साथ एक बेहद स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है और जैसे ही वो पास आता है, रेयन उसे पहचान लेता है। जब सिल्विया उसे अपना फादर कहती है, तब रेयन समझ जाता है कि ये उसका ग्रैंडफादर है। उसके चेहरे के फीचर्स देखकर रेयन को पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ग्लेन सी घाट है, वही नॉर्दर्न लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन और पूरे कॉन्टिनेंट के एपेक्स का हेड। रेयन समझ जाता है कि वो देश की सबसे पावरफुल फैमिली में रीइंकार्नेट हुआ है। कुछ समय बाद लॉर्ड ग्लेन बच्चे का नाम रेयन ही रखता है, वही नाम जो उसकी पिछली जिंदगी में था। वो उसे हुक्म देता है कि चुपचाप जिए, ऐसे जैसे उसका वजूद ही ना। उस रात रेयन, जो काफी समय से अचानक आने वाली नींद और सिल्विया के साथ खेलने की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, आखिरकार जब उसे रात में अकेले का टाइम मिलता है तो वो बेहद एक्साइटेड हो जाता है। वो उसी पल अपने फ्लेमलिंग्स को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। कॉन्टिनेंट में ज्यादातर स्टैंडर्ड कल्टीवेशन टेक्निक्स में इंसान को नेचर से मैना इनहेल करना पड़ता है और अपनी ऑरा को कोर में जमा करना होता है, लेकिन फ्लेमलिंग्स बिल्कुल अलग तरीके से
काम करता है। ये दिल के चारों तरफ सर्कुलर लिंक्स बनाता है, जिससे स्टेमिना, फोकस और मैना एफिनिटी बढ़ती है। इसी वजह से ये वॉरियर्स के लिए सबसे आइडियल कल्टीवेशन टेक्निक मानी जाती है। इतना ही नहीं, इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये डेरियस जैसे ट्रांसेंडेंस की डिटेक्शन से भी बच सकता है। अब रेयन के लिए बस दो ही चीजें बचती हैं, एक फ्लेम लिंक्स के जरिए अपनी स्ट्रेंथ और फोकस बढ़ाना, और दूसरा सीगहार्ट स्वॉर्ड्स टेक्निक सीखना। अगर ये दोनों चीजें पूरी हो गई तो डेरियस से बदला लेने का उसका प्लान पूरी तरह फूल प्रूफ बन जाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम, उसके नए बॉडी के अंदर मौजूद मैना सर्किट्स एक डिस्ट्रक्टिव चिल से भरे हुए। जब वो कंफर्म करता है कि करीब 9 सर्किट्स पूरी तरह ब्लॉक्ड है, तब ये साफ हो जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्दी मर सकता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, फ्लेम लिंक्स का इस्तेमाल करके इन ब्लॉक्ड सर्किट्स को तोड़ना। लंबे समय तक कल्टीवेट करने के बाद हमारा बंदा पूरी तरह फजी हो जाता है। थोड़ी ही देर में वो बेड पर गिर पड़ता है और नींद के सामने एक बेकार सी लड़ाई हार जाता है। असल में उसके लिए ये सो जाना एक बड़ी लक साबित होती है। थोड़ी ही देर बाद लॉर्ड ग्लेन कमरे में आते हैं, सोते हुए बच्चे को देखते हैं और उस पर अपनी ऑरा छोड़ देते। अगली सुबह हमारा बंदा फिर से बेबी ड्यूटीज में लग जाता है। हर दिन उसे थोड़ा और क्रॉल करने का हेवी टास्क दिया जाता है ताकि वो अपनी माँ को इम्प्रेस कर सके। लेकिन अंदर से वो एक पूरा ग्रोन मैन होता है और ऐसे में बेबी बनने का नाटक करना उसके लिए बेहद फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बेचारा बंदा डिस्ट्रक्टिव चिल सहना ज्यादा पसंद करेगा, लेकिन 1 मिनट और गोद में खेलना उसे मंजूर नहीं। इसी बीच लेडी सिल्विया के पास एक ऑगस्ट विजिटर आता है। ये फैमिली फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि रैगेड सेंट होता है। रेयन की मेमोरीज के मुताबिक उस सेंट की डिवाइन पावर और मेडिसिन का नॉलेज इंसानी समझ से परे है। पूरे कॉन्टिनेंट में उसे सबसे मशहूर हीलर के तौर पर जाना जाता है। थोड़ी फॉर्मल बातें करने के बाद रैगेड सेंट प्यार से सिल्विया को बताता है कि जब उसे पता चला कि उसके यहाँ बच्चा हुआ है तो वो हालचाल देखने चला आया। वो ये भी कहता है कि बच्चा बिल्कुल उसी जैसा दिखता है और उसके क्यूट फीचर्स उसके ग्रम्पी ग्रैंडपा से एकदम ऑपोजिट है। लेकिन जैसे ही सेंट को पता चलता है कि लॉर्ड ग्लेन ने बच्चे का नाम राउन रखा है, जिसका मतलब शैडो होता है, वो थोड़ा अनॉयड हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ग्लेन को ये नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ी। उसके बोलने के टोन से ही साफ हो जाता है कि लॉर्ड ग्लेन और रैगेड सेंट के बीच काफी इनफॉर्मेलिटी है। यही बात उन पुरानी रूमर्स को कंफर्म कर देती है जो रेयन ने इन दोनों की फ्रेंडशिप को लेकर सुनी थी। राउन की हेल्थ चेक करने के बाद रैगेड सेंट सिल्विया को बताता है कि बच्चे को एक कंडीशन है जिसका नाम है कर्स ऑफ बिटर फ्रॉस्ट। असल में उसके माना सर्किट्स एक खतरनाक चिल की वजह से ब्लॉक हो चुके हैं और ऐसे में उसके सोर्ड्समैन बनने की संभावना लगभग ना के बराबर है। इतना ही नहीं, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो ज्यादा समय तक जिंदा भी नहीं रह पाएगा। ये सुनते ही सिल्विया पूरी तरह शॉक में आ जाती है और सेंट की बात मानने से इनकार कर देती। लेकिन सेंट उसकी प्रोटेस्ट को नजरअंदाज करता है और वादा करता है कि वो बच्चे के लिए कुछ मेडिसिन लेकर आएगा। थोड़ी ही देर में एक मेड कमरे में आती है और रैगेड सेंट को बताती है कि लॉर्ड उसे बुला रहे हैं। सेंट के जाते ही रेयन को थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि आखिरकार उसे अपनी कंडीशन का नाम पता चल गया होता है। लेकिन तभी उसकी सोच टूट जाती है जब उसकी माँ की आंख से गिरा एक आंसू उसके चेहरे पर आकर गिरता है। ऊपर देखता है तो सिल्विया रो रही होती है और बार बार कह रही होती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ देर बाद वो खुद को संभालती है और बच्चे से कहती है कि वो उसे ऐसे मरने नहीं देगी। कई सालों बाद रेयन के दिल में एक अजीब सी फीलिंग उठती है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो सोचने लगता है कि उसे क्या हो रहा है और तभी उसे एहसास होता है कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो सिल्विया को रोते हुए नहीं देखना चाहता। अपनी फीलिंग्स जताने के लिए वो हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछने की कोशिश करता है और पहली बार उसे मामा कहकर बुलाता है। यही वो पल होता है जो सब कुछ बदल देता है। लेडी सिल्विया मेड की प्रोटेस्ट को नजरअंदाज करते हुए जबरदस्ती उस कमरे में घुस जाती है जहां लॉर्ड और सेंट बात कर रहे होते हैं। उसकी अचानक एंट्री से लॉर्ड को एंगर आ जाता है, लेकिन सिल्विया झुककर उससे रेयन की जान बचाने की भीख मांगती है। कुछ देर तक सिल्विया गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन लॉर्ड ग्लेन की तरफ से उसे बस एक ठंडा सा जवाब मिलता है। वो कहता है कि ऐसे बच्चे को बचाने का कोई मतलब नहीं जो हाउस के किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो वॉरियर नहीं बन सकता। जब सिल्विया उसे याद दिलाती है कि वो बच्चा उसका ग्रैंडसन है, तब भी ग्लेन अपने फैसले पर अड़ा रहता है और गार्ड्स को उसे बाहर ले जाने का हुक्म दे देता है। तब रैगेड सेंट लॉर्ड को एक स्टबन फूल कहता है। सेंट बाद में बताता है कि ग्लेन ने अपनी ही बेटी के साथ सख्ती की, जबकि उसी ने इस प्रॉब्लम को पहचानने के बाद उसे पैलेस बुलाया था। लेकिन लॉर्ड ग्लेन कोई जवाब नहीं देता और सेंट से कहता है कि वो अपनी रिपोर्ट आगे बढ़ाए। सेंट समझाता है कि बच्चे के माना सर्किट्स ब्लॉक्ड हैं और अगर वो इसी हालत में बड़ा हुआ तो ये बेहद डेंजरस होगा। हालांकि रेयन फिलहाल ठीक रहेगा क्योंकि जिस रात ग्लेन उसके कमरे में आया था उसने अपनी ऑरा से कुछ चिल को पीछे धकेल दिया। फिर भी इससे उसके वॉरियर बनने की चांसेस में कोई सुधार नहीं होता। लेकिन एक अजीब मोड़ पर लॉर्ड ग्लेन कहता है कि ये सब मायने नहीं रखता, बस इतना काफी है कि बच्चा जिंदा रह सके। थोड़ी ही देर बाद रैगेड सेंट उसे ताना मारता है और कहता है कि वो अपने ग्रैंडसन के लिए जो प्यार महसूस करता है उसे छुपाने के लिए एक सख्त फसाद उड़े हुए है। जब सेंट पूछता है कि उसने सब नामों में से शैडो वाला नाम ही क्यों चुना, तो लॉर्ड ग्लेन बताता है कि बहुत साल पहले इस नाम का मतलब बिल्कुल उल्टा हुआ करता था। कुछ दिन बाद सिल्विया रेयन को वो एलिक्सर पिलाती है जो रैगेड सेंट उसके हेल्थ के लिए छोड़ गया था। हमारा बंदा खुश होता है क्योंकि ये एक फायर बेस्ड एलिक्सर होता है जो उसके मैना सर्किट्स में जमी हुई चिल को पीछे धकेलने में मदद करता है। समय बीतता है और रेयन 5
5 साल का हो जाता है, तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो उसे बताता है कि उसने अपना सेकंड फ्लेम लिंक कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही उसकी सोल रैंक, माना अफिनिटी, फोकस और स्टेमिना में बढ़ोतरी हो जाती है। ये खबर उसके लिए किसी म्यूजिक से कम नहीं होती। उसे लगता है कि उसकी इतनी फास्ट प्रोग्रेस शायद उन सिस्टम मैसेजेस की वजह से है जो उसे लगातार मिलते रहते हैं। ये सिस्टम सिर्फ उसी को दिखाई देता है और पहली बार उसके जन्म के कुछ समय बाद ही एक्टिवेट हुआ था, जिससे वो एक नजर में अपना करंट स्टेटस देख सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बनी रहती है। सेकंड लिंक हासिल करने के बाद भी उसकी कमजोर स्टेमिना और कर्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। वो इतना आगे सिर्फ एलिक्सर, अपनी माँ के एंडलेस लव और उनकी मेड हेलेन की देखभाल की वजह से ही पहुंच पाया होता है। उसे ये भी लगता है कि उसकी ग्रोथ उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो अभी सिर्फ 5 साल का है और उसके पास तैयारी के लिए काफी टाइम है। पिछली जिंदगी में वो ग्रेटेस्ट असैसिन था और अब इस पावरफुल फ्लेम कल्टीवेशन टेक्निक के साथ वो अपनी कमजोरियों को आसानी से ओवरशैडो कर सकता है, खासकर तब जब वो पूरी तरह सीघाट स्वॉर्ड्समैनशिप स्टाइल को मास्टर कर लेगा। उसे ये एहसास हो जाता है कि पेशेंस ही उसका सबसे बड़ा वेपन है, क्योंकि डारियस कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर ट्रांसेंडेंट्स में से एक है। सिर्फ रिवेंज में डूब जाना एक समझदारी भरा फैसला नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसे कपड़े बदलवाने आती है। वो बताती है कि आज उन्हें एक स्पेशल जगह जाना। दरअसल आज का दिन डिसर्नमेंट सेरेमनी का होता है। इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि कॉन्टिनेंट का बैलेंस बनाए रखने वाली शक्तियां 2 हिस्सों में बंटी हुई, एक तरफ 6 लॉर्ड्स और दूसरी तरफ 5 डीमन। रेयन जिस फैमिली में रीइंकार्नेट हुआ है वो इन्हीं 6 लॉर्ड्स में से एक का हाउस है। ये 6 लॉर्ड्स पूरे कॉन्टिनेंट पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखते हैं और पीस बनाए रखते हैं। डिसर्नमेंट सेरेमनी का मकसद होता है जूल्स और रॉक्स को अलग करना, यानी असली टैलेंट को बेकार लोगों से छांटना। और आज हाउस सीघाट की सेरेमनी होती है। जैसे ही सिल्विया अपने बेटे के साथ वेन्यू में पहुंचती है, हॉल में मौजूद लोग उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगते हैं। लोग सिल्विया और रेयन की हेल्थ को लेकर बेहद घटिया बातें करते हैं, यहाँ तक कि सिल्विया को एक फेलियर तक कह देते हैं। कुछ लोग तो ये तक प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि एक फेलियर का बच्चा डिसर्नमेंट सेरेमनी में शामिल कैसे हो सकता है। लेकिन सिल्विया बिना रुके आगे बढ़ती है और किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ रेयन उन शब्दों से थोड़ा प्रभावित जरूर होता है, लेकिन उसकी माँ उसे सिर्फ उसी पर फोकस करने को कहती है। कुछ ही पलों बाद लॉर्ड की एंट्री होती है। पिछले 5 सालों में ये पहली बार होता है जब रेयन उसे देख रहा होता है। जैसे ही लॉर्ड अपनी सीट लेता है, एक विशाल तलवार, जिसे सोर्ड ऑफ डिसर्नमेंट कहा जाता है, चेंबर के बीचों बीच गिरती है। लॉर्ड सेरेमनी शुरू करने का आदेश देता है। ये डिसर्नमेंट सोर्ड एक स्पेशल सोर्ड होती है जो उस इंसान की पूरी मना पोटेंशियल पहचान सकती है जो इस पर हाथ रखता है। सबसे पहले सीघाट फैमिली के एक बच्चे वॉरेन को बुलाया जाता है। डिसर्नमेंट सेरेमनीज बच्चों पर इसलिए की जाती हैं क्योंकि 4 साल की उम्र के बाद बच्चों की खोपड़ी के ऊपर की सूचर्स बंद होने लगती हैं। उसी समय उनकी माना पोटेंशियल सील हो जाती है। इस सेरेमनी का असली मकसद फैमिली लाइन के बच्चों की एग्जैक्ट पोटेंशियल को पहचानना होता है। जैसे ही वॉरेन तलवार पर हाथ रखता है, तलवार से निकलने वाली रोशनी हर तरफ फैल जाती है। उसकी लाइट क्वालिटी बेहद प्योर होती है और लोग उसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं। सब कहते हैं कि ये तो लॉर्ड कैरन के बेटे से एक्सपेक्टेड ही था। इसके बाद स्लियोन के वैसल हाउस से रूनिन स्लोन को बुलाया जाता है। असल में माना की प्यूरिटी तलवार से निकलने वाली लाइट से मापी जाती है और साथ ही ये भी दिखता है कि माना किस एलिमेंट के साथ सबसे ज्यादा कंपैटिबल है। रूनिन जब अपना टेस्ट देती है तो उसके रिजल्ट्स भी बेहद ब्राइट आते हैं। लोग उसे भी एक प्रोडिजी कहने लगते हैं और कहते हैं कि स्लोन फैमिली से यही एक्सपेक्टेड था। रहन को साफ समझ आ जाता है कि यहाँ मौजूद भीड़ रिजल्ट्स को लेकर ऑब्सेस्ड है। उसे पहले से अंदाजा होता है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि उसके मैना सर्किट्स अब भी चिल्ड है, भले ही वो सेकंड फ्लेम लिंक हासिल कर चुका हो। जब रेहान का नाम पुकारा जाता है तो कई लोग उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगते हैं। वो अपनी माँ के साथ आगे बढ़ता है। तलवार के पास पहुंचकर रेहान तय करता है कि हाई एक्सपेक्टेशंस रखना समझदारी नहीं होगी। उसके लिए फिलहाल इतना ही काफी है कि उसे ये पता चल जाए कि आगे किस एलिमेंट के साथ ट्रेनिंग करना सही रहेगा। लेकिन जैसे ही रेहान तलवार पर हाथ रखता है, उसमें से एक अजीब सी फायर फूट पड़ती है जो उसे पूरी तरह इंचांट कर देती है। अचानक उसकी आंखों के सामने विजन्स आने लगते हैं। वो कई भयानक मॉन्स्टर्स को देखता है और उनके बीच एक यंग वॉरियर खड़ा होता है। रेहान गहरे फोकस के साथ ये सब देखता रहता है, समझ नहीं पाता कि इन विजन्स का मतलब क्या है। उसकी नजरें उन मॉन्स्टर्स पर टिक जाती हैं जो विजन में उस वॉरियर के ऊपर टावर कर रहे होते हैं। अचानक विजन के अंदर मौजूद वॉरियर आग से ढकी हुई तलवार उठाता है और उसे जमीन पर जोर से मार देता है। उस एक ही मूव से हुआ एक्सप्लोजन पूरे एरिया को अपनी चपेट में ले लेता है और सामने जो भी होता है सब कुछ ऑब्लिटरेट हो जाता है। इसके बाद रेहान वापस नॉर्मल हो जाता है और उसकी नजर फिर से तलवार पर जाती है। तलवार पर उसका एलिमेंट डिस्प्ले होने लगता है, लेकिन किसी वजह से तलवार वो नहीं दिखाती जो उसने विजन में देखा। तलवार से एक ब्राइट लाइट निकलती है, लेकिन वो
बीच तक भी नहीं पहुंचती। ये देखकर आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसकी लाइट कितनी कमजोर है, लेकिन लॉर्ड ग्लेन चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। एक अच्छी मां बनने की कोशिश में सिल्विया रेयॉन को दिलासा देती है कि उसने अच्छा किया है। इसके बाद दोनों वापस अपनी सीट पर लौट जाते हैं। इधर लोग आपस में हंसते रहते हैं कि हाउस सीघाट का डिसेंडेंट इतना लो लेवल कैसे दिखा सकता है। वो सिल्विया का भी मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसने अपने बेटे को बस ब्लॉन्ड हेयर और क्रिम्सन आईज ही दिए हैं। कुछ ही देर बाद लॉर्ड ग्लेन भीड़ को डांटते हुए चुप रहने को कहता है। वो पूछता है कि चेंबर के अंदर इतना हंगामा करने की जरूरत क्या है। जब सब शांत हो जाते हैं तो लॉर्ड सेरेमोनी खत्म होने का ऐलान कर देता है। भीड़ के चले जाने के बाद चेंबर में सिर्फ लॉर्ड ग्लेन, उसका पर्सनल बटलर और सोर्ड ऑफ डिसर्नमेंट रह जाते हैं। लॉर्ड ग्लेन को लगता है कि रेयन की सिचुएशन शायद बदली नहीं जा सकती, लेकिन तभी अचानक तलवार से एक तेज फायर फूट पड़ती है। ये आग तलवार को चारों तरफ से घेर लेती है और धीरे धीरे अपने पीक तक पहुंच जाती है। ये नजारा सेरेमोनी के दौरान देखी गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग होता है। लॉर्ड ग्लेन उस फायर को देखता है। वो नोटिस करता है कि उसकी लाइट सूरज जैसी गोल्डन है। पास रखे एक पुराने रिकॉर्ड से वो कंफर्म करता है कि ऐसी लाइट सिर्फ एक ही बार दिखाई दी थी, वो भी हाउस सीघाट के फाउंडर की सेरेमोनी के दौरान। उस वक्त एक ऐसी ट्रांसेंडेंटल ऑरा फूटी थी जो डीमन रेल्म की आग तक को पिघला देने वाली। असल में इस तरह की गोल्ड कलर्ड मैना सीघाट हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ही सामने आई और अब उसका दोबारा दिखना बेहद शॉक करने वाला होता है। कुछ पल उस ब्लाइंडिंगली ब्यूटीफुल लाइट को देखने के बाद लॉर्ड ग्लेन समझ जाता है कि इसके पीछे रेयॉन ही है, लेकिन ये बात उसकी समझ से बाहर होती है। डिसर्नमेंट सेरेमनी के 7 साल बाद सिस्टम विंडो पर रेयॉन के स्टैट्स दिखाई देते हैं। उसके पास अब भी वही कर्ज है, स्टेमिना बेहद खराब है, एथलेटिक एबिलिटी कमजोर है और मना एफिनिटी भी लो है, लेकिन अब उसमें कुछ वाटर रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होती है, जिससे उसके हाथ पैरों की स्टिफनेस थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो अपना 3rd फ्लेमलिंग पूरा करने के काफी करीब है और इस समय उसकी उम्र 12 साल होती है। कुछ समय बाद उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि आज उन्हें अगली डिसर्नमेंट सेरेमनी में जाना है। पिछले अनुभवों को याद करके हमारा बंदा ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि वहाँ फिर से वही परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। वहाँ पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद नए बच्चों के लिए होने वाली डिसर्नमेंट सेरेमनी खत्म हो जाती है। रेयॉन को लगता है कि इस बार की सेरेमनी काफी जल्दी निपट गई। सेरेमनी खत्म होने से पहले ही लॉर्ड उसे बुलाता है और पूछता है कि उसने पिछले 1 महीने से बेसिक ट्रेनिंग के समन्स का जवाब क्यों नहीं दिया। रेयन साफ तौर पर किसी भी बेसिक ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं जानता होता, इसलिए उसकी माँ उसकी तरफ से जवाब देती है। पता चलता है कि समन्स उसे मिल चुका था, लेकिन उसने रेयॉन को बताया ही नहीं था। वो लॉर्ड से गिड़गिड़ाकर कहती है कि रेयॉन बाकी बच्चों जैसा नहीं है। उसके बॉडी में मौजूद फ्रॉस्ट की वजह से ट्रेनिंग का दबाव वो सहन नहीं कर पाए, लेकिन उसकी ये गुहार बेकार चली जाती है। लॉर्ड ग्लेन साफ कह देता है कि ये सीघाट लैंड है और जो भी ये नाम धारण करता है उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ ट्रेनिंग को मना करने का कोई हक नहीं होता। लॉर्ड ग्लेन के नजरिए से जो चल नहीं सकते उन्हें भी अपनी ट्रेनिंग तक क्रॉल करके जाना चाहिए, क्योंकि यही सीघाट वे। उसके ये शब्द सुनकर सिल्विया पूरी तरह शॉक में आ जाती है। वो कहती है कि वो ऐसी शर्तें कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इस पर लॉर्ड उससे पूछता है कि क्या वो फिर से हाउस छोड़ने का इरादा रखती है, जैसे उसने पिछली बार किया। वो साफ कह देता है कि अगर सीघाट लैंड पर रहना है तो सीघाट रूल्स मानने ही पड़ेंगे, वरना वो यहाँ से जा सकती है। बस फिर क्या। सिल्विया के दोबारा हाउस छोड़ने की बातें सुनते ही आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। सब फिर से उसी बात का मजा लेने लगते हैं कि उसने पहले कैसे हाउस छोड़ा। हमेशा की तरह रेयॉन को ये सब देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनकी बातें सुनकर अब ये साफ हो जाता है कि लोग सिल्विया से इतनी नफरत क्यों करते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसने हाउस छोड़ा था, बल्कि इसलिए भी कि उसने अपना कोर और मैना सर्किट्स खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ये सब उसने तब किया था जब उसने सीघाट स्वॉर्ड्समैनशिप सीख ली। इसी वजह से अब उसके पास कोई ऑरा नहीं है। उसने ये सब अपने सपनों के आदमी से शादी करने के लिए किया, लेकिन रेयॉन के जन्म से पहले ही उसकी मौत हो। उस लॉस के बाद उसके पास हाउस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वापस आने पर फैमिली ने उसके साथ बेहद बुरा बर्ताव किया, क्योंकि उसने मेन फैमिली में अपनी जगह खुद ही छोड़ दी। इन सब बातों के बावजूद रेयॉन को एक बात पूरी तरह साफ होती है, वो कभी भी उनकी तरह अपनी माँ को नीचा दिखाने वालों में शामिल नहीं हो सकता। अचानक अपनी माँ की प्रोटेस्ट के बावजूद वो छोटा सा बंदा आगे बढ़ता है ताकि लॉर्ड ग्लेन से खुद बात कर सके। वो लॉर्ड ग्लेन को बताता है कि वो अगले महीने ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए तैयार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे कमांड दिया गया है। लेकिन उसकी ये बात वहीं बैठे डेनिर सीघाट को पसंद नहीं आती। डेनिर, जो पैलेस ऑफ एल्डर्स का हेड होता है, विरोध करता है और कहता है कि उसे इस बारे में पहले कुछ पता ही नहीं था। वो ये भी कहता है कि सिर्फ नाम, बेसिक ट्रेनिंग होने की वजह से रेयॉन को इसे आसान नहीं समझना चाहिए। रेयॉन अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो यहाँ तक कह देता है कि वो सीघाट नेम के लायक बनने के लिए ट्रेनिंग में हिस्सा लेगा। यही वो बात होती है जो लॉर्ड ग्लेन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। सीघाट नाम अपने आप में बहुत भारी वेट रखता है। लॉर्ड ग्लेन उसकी तरफ एक बेहद स्ट्रॉन्ग ऑरा छोड़ता है, इतनी ताकतवर कि उसकी हड्डियां तक कुचलने लगती हैं। रेयॉन के मुंह से खून निकलने लगता है। रेयॉन को साफ समझ आ जाता है कि ये क्रशिंग प्रेशर उसके पुराने मास्टर डेरियस से भी ज्यादा खतरनाक है। दर्द से तड़पते हुए वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है ताकि उस प्रेशर को झेल सके। आखिरकार वो गिर पड़ता है। तभी उसकी माँ और उनकी मेड हेलेन उसे बचाने के लिए दौड़ती हैं। डिनर भी लॉर्ड से गुजारिश करता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स वापस ले लें और कहता है कि रेयन बस एक बच्चा है जो अपने शब्दों का वेट नहीं समझता। लेकिन उनकी कोई भी गुहार लॉर्ड तक नहीं पहुंचती। वो सबको चुप रहने को कहता है और खुद
बोलने लगता है। सिल्विया फिर से गिड़गिड़ाती है। वो समझाती है कि उसका बेटा ट्रेनिंग लेने की हालत में नहीं है और उससे अपनी ऑरा वापस लेने की भीख मांगती है। रेहान, जो अपनी माँ की बाहों में जकड़ा हुआ होता है, अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है। एक असैसिन के तौर पर उसने पूरी जिंदगी अंधेरे में बिताई। वो हमेशा शैडोज में छुपा रहा, कभी अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं की। एक गहरी फ्रस्ट्रेशन उसे अपनी माँ की पकड़ से बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है। इस नई जिंदगी में वो अपने लिए एक बेहतर रास्ता बनाना चाहता है। उसकी एक और बड़ी मोटिवेशन ये भी होती है कि वो सिल्विया को फैमिली में उसकी असली जगह वापस दिलाए। एक बार फिर वो लॉर्ड की तरफ कदम बढ़ाता है। वो मान लेता है कि उसे ज़ीगहार्ट नेम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वो मेन हाउस में नहीं बल्कि एनेक्स में बड़ा हुआ है। वो ऐलान करता है कि उसका प्लान ट्रेनिंग में हिस्सा लेने का है, ताकि वो खुद समझ सके कि ये जगह असल में कैसी है। सिल्विया, हेलन और एनेक्स के उन सभी लोगों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास उसे ताकत देता है जिन्होंने अब तक उसकी मदद की। रेयान की बातें सुनकर लॉर्ड थोड़ी दिलचस्पी दिखाता है। वो पूछता है कि क्या रेयान सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग के जरिए ही ज़ीगहार्ट नेम की क्वालिटी को जज करना चाहता है। रेयान साफ कह देता है कि फिलहाल उसके पास यही एक रास्ता है। इस पर लॉर्ड ग्लेन जवाब देता है कि वो इंस्ट्रक्टर को उसका बेस्ट देने का हुक्म देगा ताकि रेयान डिसअपॉइंटेड न हो। लॉर्ड की ऑरा का भारी दबाव एक बार फिर रेयान को ढक लेता है और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है कि कैसे वो अपनी पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस, जहां वो सबसे बड़ा असैसिन था, और फ्लेम रिंग्स की पावर को मिलाकर इस हाउस में सीधा खड़ा हो सके। जमीन पर गिरा होने के बावजूद वो मन ही मन कसम खाता है कि वो सबको साबित करके दिखाएगा। जिस पेबल को उन्होंने ठुकरा दिया, वही पेबल उनकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत बन सकता है। उधर एक ट्रेनिंग सेंटर में करून ज़ीगहार्ट, जो पैलेस ऑफ वॉरियर्स का हेड होता है, एक गार्ड से बात कर रहा होता है। वो उस इंफॉर्मेशन पर शक जताता है जो उसे मिली थी कि रेयान एक इनवैलिड है जो लगभग पूरी तरह इनकैपेसिटेटेड है। गार्ड दोबारा कंफर्म करता है कि एनेक्स की कई मेड्स ने उस रैगेड सेंट और लॉर्ड ज़ीगहार्ट के बीच हुई बातों को सुना था और उन्हें पूरा यकीन है कि लड़का किसी सीरियस इलनेस से पीड़ित है। करून को भी ये साफ दिखा था कि जब उसने रेयान को देखा तो उसकी कंडीशन स्टेबल नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी ये बात उसकी समझ से बाहर थी कि वो डिसर्नमेंट सेरेमोनी में लॉर्ड की ऑरा को कैसे झेल पाया। एक बात जो करून के दिमाग में आती है वो ये कि सिल्विया की पोटेंशियल बाकियों से कहीं ज्यादा थी। शायद यही वजह है कि उसके बेटे में भी ऐसी एबिलिटीज दिख रही हैं। आखिर में करून गार्ड को हुक्म देता है कि मेड्स के जरिए एनेक्स में किसी को सीक्रेटली भेजा जाए ताकि वहां होने वाली हर चीज पर नजर रखी जा सके। इधर रेयान हमेशा की तरह खुद को लिमिट से ज्यादा पुश कर रहा होता है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि उसने पहले ही उसे वार्न किया था। कुछ समय बाद 5th ज़ीगहार्ट ट्रेनिंग ग्राउंड्स में लॉर्ड ग्लेन पहुंचता है। वो वहां इंस्ट्रक्टर इंचार्ज लेमेर से मिलने आया होता है जो उसे वहां प्रिटेंड करता हुआ सोता हुआ मिल जाता है। लॉर्ड ग्लेन जबरदस्ती उसे उठाता है और फिर दोनों के बीच हल्की नोकझोंक शुरू हो जाती है क्योंकि वो पुराने दोस्त होते हैं। लॉर्ड ग्लेन उसे ताना मारता है कि 50 साल बाद भी उसमें जरा भी मेच्योरिटी नहीं आई, और सच कहें तो आई भी कैसे, क्योंकि लेमेर एक एल्फ होता है जो ह्यूमंस की तरह एज नहीं करता। लेमेर को शक हो जाता है कि लॉर्ड शायद अपने ग्रैंडचाइल्ड के बारे में बात करने आया है। वो साफ साफ कह देता है कि उसकी माँ थोड़ी देर पहले ही यहाँ आ चुकी थी और वो लड़के के ट्रेनिंग रेजिमेंट में एक भी रिडक्शन नहीं करने वाला। वो ये भी कहता है कि लॉर्ड ग्लेन ने उसे यहाँ फुल कंट्रोल दिया है। लेकिन लेमेर की शॉक तब होती है जब लॉर्ड ग्लेन बताता है कि वो अपने ग्रैंडचाइल्ड के लिए प्लीडिंग करने नहीं आया, बल्कि वो तो ये कहने आया है कि ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड जैसा है वैसा ही रहे, या फिर जरूरत पड़े तो उसे और बढ़ा दिया जाए ताकि जो ट्रेनिंग के लायक नहीं है उन्हें छांट कर बाहर किया जा सके। लेमेर के दिमाग में बस एक ही बात आती, लॉर्ड ग्लेन ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने ग्रैंडसन से गहराई से लव करता है और शायद वही प्यार उसे देना चाहता है जो वो कभी सिल्विया को खुलकर नहीं दे पाया। लॉर्ड ग्लेन साफ शब्दों में कह देता है कि अगर वो दोनों कॉमरेड्स इन आर्म्स नहीं होते तो वो उसे कब का डिकैपिटेट करवा चुका होता। इसके बाद वो ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़ देता है और लेमेर पीछे खड़ा बस यही सोचता रह जाता है कि आखिर इस रेयान में ऐसा क्या खास है। उधर रेयान अपनी 3rd फ्लेम लिंक कंप्लीट कर चुका होता है। इससे उसका बॉडी रैंक और सोल रैंक इंप्रूव होता है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन, डेक्सटेरिटी, मैना एफिनिटी, फोकस और स्टेमिना भी पहले से बेहतर हो जाता। उसकी वाटर रेजिस्टेंस अब पूरे 3 स्टार्स तक पहुंच चुकी होती है। सबसे बड़ी बात ये कि कर्स ऑफ फ्रॉस्ट की एक स्ट्रैंड पूरी तरह गायब हो जाती है। ये सब देखकर रेयान खुश होता है। उसे समझ आ जाता है कि ये रिजल्ट उसकी मेहनत का है, लेकिन बिना खुद को ओवरवर्क किए, जिसमें उसकी माँ ने हमेशा उसे संभाला। ऊपर से स्टेटस विंडो उसकी ग्रोथ को और फास्ट कर रही हो। हालांकि रेयान जानता है कि ये सब अभी भी आने वाली ज़ीगहार्ट ट्रेनिंग के सामने कुछ नहीं है। ये 3 स्टार फ्लेम लिंक बस एक फाउंडेशन है। उसका गोल साफ है, इतना आगे बढ़ना कि जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था वो सब चुप हो जाए और आखिर में अपने सबसे बड़े दुश्मन डारियस रॉबर्ट को खुद खत्म करना। इसी बीच रात को उसकी माँ उससे बात करने आती है क्योंकि अगली सुबह उसे बेसिक ट्रेनिंग के लिए निकलना होता है। वो डर के साथ पूछती है कि क्या सच में जाना जरूरी है, क्योंकि उसे लगता है कि रेयान दर्द में भी खुद को पुश करता रहेगा। वो उसे 1 साल वेट करने को कहती है, लेकिन रेयान मना कर देता है। वो कहता है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं फैमिली और ब्रांच फैमिली के लोग उसकी माँ को नीची नजर से देखें और एनेक्स वालों को इंसल्ट करें। उसे भरोसा है कि अगर वो ट्रेनिंग में अच्छा कर गया तो ये सब खत्म हो जाए। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ इमोशनल हो जाती। फिर वो अपने पास्ट की सच्चाई बताती है। वो बताती
बताती है कि कैसे एक मिशन के दौरान उसे रेयन के पिता से प्यार हो गया, जो सिर्फ एक ऑर्डिनरी नाइट प्यार के लिए उसने अपनी कोर और माना सर्किट्स तक डिस्ट्रॉय कर दी और सीगहार्ट फैमिली छोड़ दी। इसके बाद एक शॉकिंग सच सामने आता है। रेयन की एक बड़ी बहन सिया, जब सिल्विया अपने परिवार के साथ शांति से रह रही थी, तभी कैड्रे ऑफ ईडन नाम के ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और उसका पति कमजोर था। वो अपनी आंखों के सामने अपने पति और बेटी को मरते हुए देखती है। बाद में एक सीक्रेट टीम उसे बचा लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अकेले रहना अनसेफ था, इसलिए उसे वापस सीगार्ट हाउस लौटना पड़ा और तभी से उसे हर चीज का स्केपगोट बना दिया गया। रेयन सब सुनने के बाद समझ जाता है कि दुनिया चाहे जो सोचे, उसके लिए उसकी माँ वही है जिसने उसे जिंदगी दी और सबसे पहले प्यार दिखाया। जब सिल्विया वापस लौटी तो उसके पास अपने पिता को देने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं था। अपनी कहानी खत्म करने के बाद रायन को बस यही समझ आता है कि उसने अपनी खुशी के लिए फैमिली की जिम्मेदारियां छोड़ दी थीं और फिर अपनी जान बचाने के लिए वापस लौटी। अब उसे साफ दिखता है कि सीगहार्ट फैमिली उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती, लेकिन रायन के लिए वो वही औरत है जिसने उसे जन्म दिया और सबसे पहले उसे प्यार करना सिखाया। दो जिंदगियों में ये उसकी पहली माँ थी। यही वजह थी कि वो उसे कभी भी दूसरों की तरह ट्रीट नहीं कर सकता था। अचानक उसके मन में एक सवाल आता है और वो पूछ बैठता है कि क्या उसे हाउस छोड़ने का रिग्रेट है। सिल्विया बिना रुके कह देती है कि उसे कोई पछतावा नहीं है। उसके मुताबिक सीगहार्ट बनकर उसने पूरी जिंदगी खुद को इनविजिबल महसूस किया, लेकिन जब उसने हाउस छोड़ा तभी उसे पहली बार लगा कि वो भी एक इंसान है और उसके लिए वही काफी। वो बताती है कि हाउस छोड़ने के बाद वो खुश थी और अब उसे रायन मिलने की खुशी है। उसकी बस एक ही रिग्रेट है कि शायद वो उसके लिए एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। रायन उसे तुरंत रिएश्योर करता है कि अब उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी अचानक सिल्विया फूट फूट कर रोने लगती है। रायन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, फिर भी उसे शांत करने लगता है। जब वो उसे किसी तरह काल्म कर देता है, तब वापस अपने रूम में लौट आता है। अगला दिन बेसिक ट्रेनिंग के लिए निकलने वाला, इसलिए वो एक बार फिर अपने फ्लेमलिंग्स की हालत चेक करने लगता है। उसी पल उसके कमरे में एक अजीब सा फैंटम बीइंग प्रकट होता है। वो ऐलान करता है कि आखिरकार वो समय आ ही गया है और जैसे ही बॉइलिंग रेज एक लेवल तक पहुंची, वो यहाँ खिंचा चला है। उस बीइंग का नाम था व्रैथ। वो डीमन वर्ल्ड का सेकंड रूलर था, जो भारी मात्रा में रेज महसूस करके अपनी रिवेंज पूरी करने आया था। व्रैथ अपनी टर्म्स और कंडीशंस बताने लगता है, जिसमें रायन से उसका बॉडी और सोल सैक्रिफाइस करने की मांग होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जिसने उसे समन किया है वो एक बच्चा है। ये जानकर व्रैथ शॉक में चला जाता है। रायन भी उतना ही हैरान था। दोनों एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि आखिर सामने वाला है कौन। व्रैथ को पूरा यकीन था कि कोई छोटा बच्चा इतनी जबरदस्त रेज रिलीज ही नहीं कर सकता, लेकिन जब वो रायन को ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। आखिरकार व्रैथ उसे एक्सेप्ट कर लेता है और डिमांड करता है कि रिवेंज के बदले में रायन अपनी सोल उसे सौंप दे। लेकिन व्रैथ को सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब रायन उसकी मदद ठुकरा देता है। रायन साफ कह देता है कि वो अपनी रिवेंज खुद अपने हाथों से पूरी करेगा, क्योंकि डारियस का सिर काटने का मजा वो किसी और को नहीं देने वाला। व्रैथ अचानक अपना टोन बदल देता है और ऐलान करता है कि रायन शायद ये समझने की गलती कर रहा है कि ये कोई नेगोशिएशन है। डीमन वर्ल्ड पहले ही अपना फैसला कर चुका है और व्रैथ वही लेने वाला है जो उसे चाहिए। अगले ही पल वो फ्रेंजी में आ जाता है। कोल्ड फायर रायन के चारों तरफ फैल जाता है और व्रैथ पागलों की तरह उस पर टूट पड़ता है। वो जबरदस्ती रायन के बॉडी में घुसने की कोशिश करता है। उसके घुसते ही रायन का शरीर और दिमाग जमने लगता है, जैसे सब कुछ फ्रीज हो रहा। एक तरह से उसे ल्यूर करते हुए स्पिरिट बताता है कि अगर रियन उसे एक्सेप्ट कर ले तो वो उसके हर एनिमी को मिटा सकता है, चाहे सामने गॉड ही क्यों ना हो। बस उसे अपनी रेज अंदर से उबलने देनी हो। रायन की वाटर रेजिस्टेंस पहले से काफी बढ़ चुकी, इसलिए वो ठंड को किसी हद तक झेल पा रहा था, लेकिन ये अटैक सिर्फ कोल्ड का नहीं, व्रैथ अंदर से उसकी रेज को भी भड़काने लगा। स्पिरिट उसे प्रोवोक करता रहता है, कहता है कि जैसे ही रायन सरेंडर करेगा वो उसके दुश्मनों का सिर कुचल देगा और उनका मांस तक खा जाएगा। लेकिन रियन के मन में एक ही डर था, अगर उसने इस बीइंग को अपने अंदर आने दिया तो क्या वो सिल्विया और मेड्स की सेफ्टी सुनिश्चित कर पाएगा। आखिरकार रात का सब टूट जाता है। वो कहता है कि वो अब तक रायन के बॉडी को कम डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आगे चलकर उसी बॉडी का इस्तेमाल करना, लेकिन अब वो इस खेल से थक चुका है और सीधे उसे निगल जाएगा। दबाव इतना बढ़ जाता है कि रायन को लगता है उसका शरीर लाखों टुकड़ों में टूट जाएगा। उसका बॉडी सच में अपनी लिमिट पर पहुंच चुका। तभी उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आती है, अगर वाटर रेजिस्टेंस ने उसे ठंड से बचाया है तो क्यों ना वो फ्लेमलिंग्स का इस्तेमाल करके अपने बॉडी और माइंड पर पड़ने वाला बर्डन कम कर। यही उसका आखिरी रास्ता। बिना देर किए रियन अपना फायर लिंक एक्टिवेट करता है। अगले ही पल उसके शरीर से तेज रोशनी फूट पड़ती है जो व्रैथ को झटका दे देती है। अब व्रैथ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसका रेज उस लेवल पर पहुंच जाता है जिसे कोई आम बच्चा झेल ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी रायन दोहराता है कि वो अपनी रिवेंज खुद पूरी करेगा और किसी स्पेक्टर को अपना बॉडी नहीं देगा। स्पेक्टर शब्द सुनते ही व्रैथ पूरी तरह भड़क उठता है। वो दहाड़ता है और पूछता है कि एक डीमन वर्ल्ड के रूलर का इतना अपमान करने की रायन में हिम्मत कैसे हुई। रायन हल्की सी हंसी के साथ कह देता है कि अगर व्रैथ उसे हरा ही नहीं सकता तो वो डीमन वर्ल्ड का रूलर कहलाने लायक भी नहीं है। ये सुनकर व्रैथ और ज्यादा भड़क जाता है। थोड़ा सोचने पर साफ हो जाता है कि व्रैथ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो अभी अभी जागा है, जैसा उसने खुद कहा था। उसी वक्त अचानक एक सिस्टम स्क्रीन सामने आती है और रायन को इन्फॉर्म करती है कि एक नया स्किल अनलॉक
खो गया है जिसके बारे में उसे खुद कुछ भी पता नहीं था। सिस्टम विंडो को देखते ही रैथ और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। वो चिल्लाकर दावा करता है कि ये सिस्टम उसकी ही पावर है, उसकी ही इन्वेंशन है। रियन उस बीइंग से पूछता है कि जो मैसेज विंडो और स्टेटस विंडो दिख रहे हैं, क्या उनका उससे कोई लेना देना है? रैथ साफ साफ बता देता है कि सिस्टम उसी ने बनाया है। रायन और गहराई में जाना चाहता है, पूछता है कि आखिर ये सिस्टम बनाया ही क्यों गया, लेकिन रैथ इस सवाल पर चुप्पी साध लेता है। बात तब खुलती है जब रायन सीधे पूछ लेता है कि क्या ये सिस्टम ग्रोथ को तेज करने के लिए बनाया गया था। इस बार रैथ खुद को रोक नहीं पाता। रायन तुरंत समझ जाता है कि ये स्पिरिट अपने इमोशंस छुपा ही नहीं सकता, और नाम भी तो रैथ है। सच ये था कि फ्लेम लिंक्स का असर अब रायन की पिछली जिंदगी से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वजह साफ थी, इस सिस्टम का मकसद ही ग्रोथ को तेज करना था। रैथ गुस्से में रायन से कहता है कि या तो वो अपना बॉडी उसे सौंप दे या फिर सिस्टम वापस कर। जवाब में रायन उस पर मैना पैक्ट पंच मारता है, लेकिन वो भी बेकार चला जाता है। जब रात को समझ आ जाता है कि इस बच्चे को फोर्स से काबू में करना मुमकिन नहीं है, तो वो अचानक अपना रूप बदल लेता है। वो रायन के हाथ के चारों तरफ लिपट जाता है और एक फ्लावरी ब्रेसलेट में बदल जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सील टूटे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और उसकी असली ताकत अभी वापस नहीं आई। उसका प्लान था चुपचाप इंतजार करना, ताकत लौटने देना और फिर अपनी असली जगह हासिल करना। रायन एक पल के लिए सोचता है कि ब्रेसलेट उतार दे, लेकिन उसे ये आइडिया सही नहीं लगता। ऐसा करने से या तो सिस्टम गायब हो सकता है या फिर स्पिरिट सिल्विया या हेलन को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके हिसाब से बेहतर यही था कि स्पिरिट को अपने पास ही रखा जाए ताकि जैसे जैसे वो बड़ा हो वो उसे कंट्रोल में रख सके। रायन क्यूरियोसिटी में रैथ से पूछता है कि उसने ब्रेसलेट का शेप इतना फ्लावरी क्यों चुना। रैथ बड़ी सीरियसनेस से कहता है कि ये उसकी पर्सनल प्रेफरेंस है और रायन को उसका सम्मान करना चाहिए। अगले दिन लेडी सिल्विया काफी टेंस रहती है क्योंकि रियन घर छोड़कर जाने वाला होता है। जब रायन बाहर निकलने के लिए तैयार होता है तो दोनों महिलाओं के चेहरे पर उदासी साफ दिखती है। जाने से पहले हेलन उसे याद दिलाती है कि ज्यादा ओवर एक्सर्ट न करे। रायन वादा करता है कि वो सावधान रहेगा। थोड़ी देर तक मन भारी रखने के बाद सिल्विया आखिरकार उसे अपना बेस्ट देने के लिए कहती है और उसे विदा करती है। रायन के जाने के बाद सिल्विया हेलन से रीअश्योरेंस मांगती है कि उसका बच्चा ठीक रहेगा। हेलन उसे याद दिलाती है कि रायन की हेल्थ अब काफी बेहतर हो चुकी है और मुमकिन है कि वो पूरी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले। ये बातें सिल्विया के दिल को थोड़ी शांति देती हैं क्योंकि अंदर रहते हुए वो खूब रोई थी जब रायन ने उससे वादा किया था कि वो खुद को ज्यादा थकाएगा नहीं और न ही खुद को हर्ट होने देगा। कुछ ही देर बाद 5th ट्रेनिंग ग्राउंड के एंट्रेंस पर कई बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। इस बीच रायन अकेला खड़ा होकर ऑब्जर्व करता है। उसे एहसास होता है कि यहाँ सिर्फ मेन फैमिली और ब्रांच फैमिली के लोग ही नहीं बल्कि वैसल फैमिली और बाहर से रिकमेंड होकर आए हुए लोग भी मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद कुछ लड़के रायन के छोटे छोटे हाथ पैर देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं कि ये ट्रेनिंग से भाग क्यों नहीं जाता। वो उसके हाथ में पहने फ्लावरी ब्रेसलेट पर भी जोक्स करते हैं। ये सब सुनकर रैथ अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाता है। उस स्पिरिट का गुस्सा फूट पड़ता है और वो लड़कों पर लगातार कर्सेस बरसाने लगता है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो उसे देख ही नहीं सकते थे। जैसे ही रायन उनकी बकवास सुनता है वो सीधा उनके पास जाता है और पूछता है कि सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है, पीछे से मच्छरों की तरह भिनभिनाना ही क्यों आता है। लड़के ये सुनकर चौंक जाते हैं लेकिन तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि ब्रांच फैमिली का एक बच्चा जिसे एनेक्स में बंद रखा गया था उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। सबसे मजेदार बात ये थी कि वो खुद भी ब्रांच फैमिली से ही थे, फिर भी न जाने किस घमंड में उससे सवाल पूछ रहे थे। रायन उन्हें शांत लेकिन तीखे अंदाज में याद दिलाता है कि कोई इस तरह सिर्फ उन्हीं से बात करता है जिन्हें वो खुद से नीचे समझता। ये सुनते ही लड़के और भड़क जाते हैं। उनमें से एक रायन की शर्ट पकड़ लेता है और उसे उसकी औकात याद दिलाने लगता है। रायन के चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी उंगलियां चटकाने ही वाला होता है कि तभी मेन फैमिली का एक और बच्चा बीच में आकर उन्हें रोक देता है। वो बच्चा निकलता है वॉरेन सीघार्ट, वही प्रोडिजी जिसका टेस्ट रायन से पहले डिसर्नमेंट सेरेमनी में हो चुका था। वॉरेन उन लड़कों को उनके बेहुदा बर्ताव के लिए डांटता है और पूछता है कि क्या वो बाहर से आए हुए लोगों के सामने पूरे फैमिली को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ये सुनते ही लड़के तुरंत पीछे हट जाते हैं और वॉरेन से माफी मांगते हैं। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। वॉरेन आगे बढ़कर रायन के सामने आता है और पूछता है कि क्या उसे अब भी अपनी जगह समझ नहीं आई। वो घमंड से कहता है कि रायन तो बस धूल है जिसे वो जब चाहे झाड़ सकता है। वो उसे चेतावनी देता है कि अगर एनेक्स से दोबारा बाहर नहीं फेंकवाना है तो सिर झुकाकर रहना सीख। वॉरेन के दिमाग में ये बात पक्की थी कि रायन यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में सिर्फ इसलिए खड़ा है क्योंकि उसने डिसर्नमेंट चेंबर में हालात का फायदा उठा लिया था, न कि इसलिए कि उसमें कोई असली स्किल है। उसकी नजर में रायन बस एक फेलियर था जो जल्द ही ट्रेनिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। जाते जाते वॉरेन रायन से कहता है कि अगर ट्रेनिंग में हिस्सा लेने का कोई इरादा नहीं है तो रास्ते से हट जाए क्योंकि वैसे भी उसके पास होने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रायन चुप नहीं रहता। वो पलटकर कहता है कि वॉरेन को अभी जो भी बकवास उसने बोली है उसमें थोड़ा और इंथुजियाज्म डालना चाहिए। फिर वो साफ शब्दों में याद दिलाता है कि मेन फैमिली का मेंबर होना किसी को अपने आप इंपॉर्टेंट नहीं बना देता, खास तौर पर जब उसके पास न कोई रैंक हो, न ट्रेनी का स्टेटस और न ही किसी पर हुक्म चलाने की अथॉरिटी।